अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लवाज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को 180 अरब रुपए का हिस्टोरिक पैकेज दिया है और उसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो गिरती हुई जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन 20 अरब डॉलर के लगभग रही हैं पिछले साल। इस साल 6 माह में 9.9 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स रही हैं, जिसमें तकरीबन 3% की कमी हुई और जो तिजारती खसारा है वो भी 20-22% ज़्यादा बढ़ा है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये 180 अरब रुपए का पैकेज दिया और साथ ये अपनी एक्सपेक्टेशन का इजहार किया कि हम 100% रिटर्न इससे कमाएंगे, यानी तकरीबन 3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स का इजाफा होगा। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और उस पर डिटेल्ड जो एनालिसिस है वो हम एक तजियाकार कर लेंगे। हमारे साथ रहे। तेल की तकरीबन 70% कीमतें गिरने के बावजूद पाकिस्तान की बरामदात लगभग 5 अरब डॉलर से जायद गिर चुकी हैं और इसी वजह से ताजिर तबके और खुसूसन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात में तेजी से इजाफा हो रहा था। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुशावरत के बाद टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए ट्रेड एनहेंसमेंट इनिशिएटिव के तहत 180 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान किया, जो कि जनवरी 2017 से जून 2018 तक 18 माह के लिए तमाम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। इस पैकेज के तहत टेक्सटाइल मशीनरी और कॉटन की दरामद पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। ड्यूटी ड्रॉबैक्स में गारमेंट्स के लिए 7%, टेक्सटाइल की मसनूआत के लिए 6% और यौन वगैरह पर 4% के अलावा खेलों के सामान, चमड़े और जूते की सनत के लिए 7% ड्यूटी का रिलीफ मिलेगा। सवाल ये है कि क्या हर बार इस तरह के पैकेजेस पाकिस्तान के मसाइल का हल है? क्या 180 अरब रुपए के पैकेज से पाकिस्तान 3 अरब डॉलर से जायद की बरामदात का हदफ हासिल कर सकेगा? जी व्यूअर्स, अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो 180 अरब रुपए का ह्यूज पैकेज दिया है, ये आया कोई इलेक्शन के गिमिक्स हैं, इलेक्शन की स्ट्रैटेजी है या वाकई इससे कोई फ्रूटफुल नताइज हम अखज़ कर सकते हैं? और याद रहे कि पाकिस्तान की जो कॉटन प्रोडक्शन है वो तकरीबन 30% गिरी है। तकरीबन 9 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन हुई, पिछले साल 14 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन हुई, तो जिसकी वजह से तकरीबन 3 अरब डॉलर की कॉटन इंपोर्ट्स हमने की हैं, जिसमें यान भी है, जिसमें फैब्रिक भी है और इससे रिलेटेड दूसरी तमाम चीज़ें हैं। तो ये 180 अरब रुपए का पैकेज आया, ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत के लिए सूदमंद होगा। इस हवाले से तजिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, पाकिस्तान के मायानाज माहिर माशियात। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। मुजम्मिल साहब कैसे देख रहे हैं 180 अरब रुपए का पैकेज? एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 3 अरब डॉलर हम दोबारा इससे कमा लेंगे। आप समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा? मेरा अपना ख्याल ये कि आदिल, मैंने आपके साथ शायद उसी ज़माने में प्रोग्राम कर लिया था जब इन्होंने विजन 2025 दिया और इन्होंने तो 25 अरब डॉलर भी नहीं कर पा रहे। जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त 25 अरब डॉलर एक्सपोर्ट थी, तो पिछले साल जो है 20-21 अरब डॉलर के करीब हो गई और उस ज़माने में ये 100 अरब डॉलर की और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। ये बड़ा एक बुनियादी सा एक क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताएं कि अगर आपका रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन नहीं होगी मुल्क में तो एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगी? मुल्क में आपने अभी खुद बताया कि कॉटन की जो प्रोडक्शन है 14 मिलियन बेल से 10 मिलियन बेल को चली गई, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? ये जो डॉलर आपने जो दे दिए, डॉलर बोल रहा हूँ, जो आपने 180 अरब रुपये का पैकेज दे दिए, वो कॉटन कैसे पैदा कर देगा मुल्क में? अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है कॉटन चाहिए, फिर कॉटन आपकी इतनी इंपोर्ट होगी। इधर एक तरफ से इंपोर्ट हो जाएगी कॉटन, मिसाल के तौर पे अगर कॉटन इंपोर्ट हो जाती है 2 अरब डॉलर की और इधर 2.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो गई, तो आप सिर्फ एक्सपोर्ट को दिखाते रहेंगे कि 2.5 अरब डॉलर से बढ़ा दी, जो इंपोर्ट 2 अरब डॉलर की फालतू कर दी आपने, तो फिर तो ये हो गया कि 17 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट हो गई 20 अरब डॉलर से। क्योंकि 3 अरब डॉलर का तो आपने माल मंगाया और वो वापस रूट कर दिया बाहर, तो यानी कि असल में आपने 20 अरब डॉलर भी नहीं किया। तो ये जो है बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक मिसहैप है कि आपको बेसिक्स पे तवज्जो नहीं देते और आप जो है एंड में जो है वो नंबर एक अच्छा दिखाने के लिए। मुजम्मिल साहब समझते हैं कि मियाँ साहब की जो पॉलिटिक्स है और जो इलेक्शन के फेज़ में जो दाखिल होने जा रहे हैं, ये उसकी वजह से ये वाकई वो
टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को ये पैकेज देना चाहते थे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पैकेज देना खुशी से दिया है, ये मजबूरी से दिया है। मजबूरी से दिया। बार बार कॉल्स आती रहेंगी, अब हड़ताल कर देंगे, अब बंद कर देंगे, अब हड़ताल कर देंगे। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा सा मालदार जिसे कहते हैं शोबा है और इनकी एसोसिएशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एक नेगेटिव प्रेस आपको पता है उससे बचने के लिए कि कहीं ये हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में लगा देते हैं कि जी मुल्क जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने के दहाने में, तो उस प्रेस से बचने के लिए ये भी जो अभी पैकेज है ये 3-4 महीने पहले से हम बात सुन रहे थे। तो मुज़म्मिल साहब कदर कलाम माज़र, तो इसका मतलब है जो ताकतवर तबका है हमारे मुल्क में, चाहे वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है या कोई और है, या वो कोई माफिया है, वो अपनी मर्जी से डिक्टेट करा लेगा, जो हकदार है उसका हक मारा जाएगा। जो किसान है सर वो तो रुल गए, किसानों को उनकी जो ज़राअत का जो रिटर्न है वो मिला ही नहीं है। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो गिर गई, पिछले 25 साल में नेगेटिव रही है। तो किसानों का सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर से बुरा हाल है। तो जो हमने पैकेज देना चाहिए था, आप समझते हैं वो उसके हकदार किसान नहीं थे? देखिए, बिल्कुल, अगर आपकी ज़राअत अच्छी होगी तो आपकी जो है तिजारत अच्छी होगी, लेकिन अब उसमें भी ये जो हम पैकेज की बहस से निकल जाना चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। आपकी ज़राअत आज भी पत्थर के ज़माने के हिसाब से जिस तरह ज़राअत होती है उस तरह करती है। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, कम से कम लेबर एम्प्लॉय होती है, बेहतरीन से बेहतरीन सीड इस्तेमाल होता है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, वाटर कंजर्वेशन के तहत काम हो रहा होता है। यहाँ पे तो सैलाब आ जाता है, सब लेके बैठ जाते हैं, फिर उनके कर्ज़े माफ़ कर देते हैं। इसी चक्कर में हम लगे हुए हैं, दुआ करते रहते हैं सारे लोग कि अब खुदाई आफत आए ताकि फिर जो है दुकानदारी शुरू हो, जाके एड लें, और जो उस इलाके में मुतासर लोग होते हैं उनको पैसे बांटना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कर्ज़े लिए होते हैं ज़मीनों में, वो उस कर्ज़ों को माफ़ करते हैं। फिर वो घूम के आती है बात फर्टिलाइज़र पे, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर जो है उसको सब्सिडी दे दी जाती है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, उसका नतीजा कहाँ आ रहा है? मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं तो पिछले 20 सालों से अपने आप को वहीं पे देखता हूँ, हमें गोल दायरे के गिर चक्कर घूम रहे हैं, चाहे उसमें ज़राअत हो, चाहे उसमें टेक्सटाइल हो, चाहे बाकी आपके जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हो। अब आप देखें, चावल 2 साल से बैठा हुआ है, चावल की पैदावार भी हो रही है, लेकिन आपका चावल इतना महंगा है, ना आप थाईलैंड के आगे मुकाबला कर पा रहे हैं, ना इंडिया के आगे मुकाबला कर पा रहे हैं, सारा का सारा यहीं पड़ा हुआ है। बैंक क्या है, कर्जे देके बैठा होता है। उधर गवर्नमेंट क्या करती है, खुश करने के लिए थोड़ी कभी शुगर की एक्सपोर्ट अलाउ कर देती है। वो जब शुगर की एक्सपोर्ट अलाउ करती है तो यहाँ पे जो है आम आदमी जो चीनी खाता है उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। सर आप देखें 22,000 अरब रुपए के कर्जे हैं। अभी जो हमारा ओवरऑल जो रिजर्व्स हैं उसमें 80-90% जो है वो डेट का कंपोनेंट है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, कॉटन प्रोडक्शन गिर गई, एग्रीकल्चर गिर गया, इंपोर्ट्स पर हमारी रिलायंस है। और शॉर्ट टर्म अप्रोच जो अभी आप फरमा रहे थे कि इदारों को हम स्ट्रॉन्ग करना नहीं चाहते, करप्शन को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, तो आप समझते हैं कि वाकई हम अच्छी मईशत की तरफ जा रहे हैं या ये भी पॉलिटिकल कंजम्पशन के? नहीं, मैं समझता हूँ कि अच्छी मईशत पाकिस्तान में कोई एक चीज़ अच्छी हो जाती है जिसकी वजह से कुछ अर्से के लिए रिलीफ मिल जाता है। अभी आप ऑयल का जो है आपको जैसे कहते हैं विंडफॉल आया, उसकी वजह से जो है आपकी जहाँ पे नाकामियाँ हैं उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं जा रही, या वो इतना ओवरऑल एग्रीगेट लेवल जिसे कहते हैं उधर जो है जितनी आपने पसपाई और नाकामियाँ हुई हैं वो सिर्फ एक ऑयल ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये दौर आया था, मुझे याद है 2007 में एकदम जब ये ऑयल बढ़ा, कमोडिटीज़ बढ़ी, पाकिस्तान 6 महीने के अंदर जो है ना बराबर हो गया था। तो ये जो 22-23 अरब डॉलर की बातें कर रहे हैं, उस ज़माने में भी 18 अरब डॉलर तक हम गए थे, और जो है 6 महीने 7 महीने में हम 18 से 6 अरब डॉलर में आ गए। तो ये जो है अभी फ़िलहाल ऑयल एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं कि उसका वेट है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है ना ऑक्सीजन मिल रही है, रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना बड़ा हमने ऑयल का गेन मिला, हमने ऑयल एक्सपोर्ट की शक्ल में गंवा दिया, ठीक है, हमने जो है अपनी कंपेटिटिवनेस की शक्ल में गंवा दिया, और हम जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और हमें अल्लाह ताला की तरफ से आजकल हमें सीपैक मिल गया, सीपैक कर रहे हैं, ना ये पता है कि सीपैक से आएगा क्या, ये जाएगा क्या। तो जो आता है वो एक ही बात बोलता है, बस गेम चेंजर। सर मईशत बेहतर हुई है, मईशत अपने अंदर कोई गेम चेंज कर रही है, या ये सिर्फ सियासी तौर पर ही गेम चेंज हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि ऑयल इतना बड़ा था, 40% आपकी इंपोर्ट का हिस्सा, उसने जो है आपको जो है ना बैलेंस कर लिया था, एक सहारा दिया हुआ। थिंक एक
जैसे कहते हैं तिनके का सहारा लगा हुआ है, तो वो जो है मईशत उसकी वजह से जो है ना जितनी गिरी हुई दिखनी चाहिए, ये गिर जानी चाहिए थी, वो उसने रोका हुआ है। ये कमाल किसी सियासी हुकूमत का नहीं है कि जो उसकी वजह से जो है ये नंबर्स आएंगे। उसमें अगर आप ऑयल को हटा लें आज, तो मैं समझता हूँ कि ये पिछले 20 साल के बुरा तरीन दौर होगा। सर मैं ब्रेक ले लूँ और ब्रेक से आने के बाद इस पर स्पेसिफिकली बात करेंगे। वे उस इंतहाई इंपॉर्टेंट ये गुफ्तगू जारी है जिसकी तरफ मुज़म्मिल साहब ने इशारा किया है कि इदारों को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। जो रिफॉर्म्स और जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस आनी चाहिए एनर्जी सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, जो कम्पीट हमने करना है भारत के साथ, श्रीलंका के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ, उसकी तरफ हमारा फोकस नहीं है। और पैकेज का जो मंतरा है ये ही चल रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी। ये जो पैकेज है ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और 180 अरब रुपया जो टैक्स पेयर का पैसा जो निकलेगा इस सिस्टम से और वो जाएगा इस ताकतवर माफिया के पास, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बैक व्यूअर्स। और हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब ने जो हिस्टोरिक 180 अरब रुपए का पैकेज दिया है टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो दोबारा रिवाइव हों। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुज़म्मिल असलम साहब मायनाज माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। व्यूअर्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टेक्सटाइल पॉलिसी 2014-15, इसमें पहला गोल ये है कि हम वैल्यू एडिशन पर मिलियन बेल्स वो 5 सालों में डबल करेंगे, $1 बिलियन से $2 बिलियन। दूसरा हमारा जो गोल है वो ये है कि हम अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $13 अरब से $26 अरब पर लेकर जाएंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसमें मशीनरी और टेक्नोलॉजी की $5 अरब की आएगी और इसके अलावा मजीद भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सर ये पहले 3 गोल्स पर अगर हम नज़र डाल लें, पिछले 3 वर्षों में इस पर कोई काम हुआ है? कॉटन प्रोडक्शन हमारी गिर गई, वैल्यू एडिशन पर हमने फोकस नहीं किया, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $13 अरब से $26 अरब की हम बात कर रहे थे, वो 13 से मजीद गिरती नज़र आ रही है। तो ये मियाँ साहब को ये नज़र नहीं आ रहा? भाई मैं एक आपको बात बताऊँ ना, मियाँ साहब का क्या कसूर है? मियाँ साहब का सिर्फ एक ये कसूर ये है कि सारे फैसले खुद अपने हाथ में रखते हैं। जो बताएंगे जी 13 से 26 हो गया, मियाँ साहब क्या आर्ग्यू करेंगे इसमें? मियाँ साहब तो पढ़ देंगे। तो बात ये है कि ये पहली दफ़ा, ये मैं तो मतलब ये पहली दफ़ा नहीं, ये हर साल, ये हर दूसरे तीसरे साल जब ये पैकेज आता है तो ऐसी ही बातें होती हैं, ऐसी ही हवाई फायर होते हैं, ठीक है ना। पहले तो मुझे एक बात ये बताएं कि आप क्या दुनिया में एक ही चीज़ रह गई है टेक्सटाइल? एक आपने एक ट्राई कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली, नहीं वर्कआउट कर रहा है। यहाँ के टेक्सटाइल मिलर्स नहीं अपग्रेड कर रहे अपने आप को। आप किसी और चीज़ में एक्सपर्टीज़ बनाएं। आपके पास 10,000 चीज़ें हैं मुल्क में जिसको आप जो है आगे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आप टूरिज़म की तरफ जा सकते हैं, आप और बहुत सारी जो है मीट एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, इतनी बड़ी लाइफ स्टॉक है। आप मिल्क की साइड जा सकते हैं, आप जो है मतलब फूड एंड सीरियल में इतना कुछ कर सकते हैं, इतना माशाल्लाह गंदम ये वो सब कुछ इस मुल्क में है। ड्राई फ्रूट्स में आप जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन रहस्य है कि जब बजट आता है तो ऐसा लगता है टेक्सटाइल बजट आ गया और उसके बाद साल में 1-2 दफ़ा इनके लिए इनकी खुशामद करने के लिए ये कर दिया जाता है। अब बात मेरी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर जब तक आप डिवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, टेक्सटाइल भी एक कमोडिटी है ना, कभी फेवर में है कभी नहीं है। आजकल फेवर में नहीं है तो बेड़ा गर्क हो गया, उससे पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। सर बिजली का टैरिफ 26% कम है या नहीं, या ये अगेन ये गलत उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया, फिर आप कहेंगे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन? देखें जी, अभी ये जो कह रहे हैं कि जी 25% बिजली की कीमत गिरी है, पहले तो ये बताएं ना कि 15 रुपये यूनिट बिजली किसको मिल रही है? वो 100 यूनिट वाले को शायद मिल रही हो। मेरा तो बिजली का बिल 21 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आता रहा। अभी सब्जियों में शायद कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मिकदार कम हो गई यूनिट की, तो स्लैब चेंज हो जाता है। उसके अलावा बात ये है कि ये कह रहे हैं 26% बिजली की कीमत गिरी है। 26% नहीं, ये तो 60-70% गिरनी चाहिए थी। तेल की कीमत $110 से $26 तक गई, अब आके $50-52 पे आई है। फर्नेस ऑयल 80,000 रुपये टन से नीचे आके 25,000 रुपये टन पे आ गया। यानी कि फर्नेस ऑयल से बिजली बनती थी, 80,000 रुपये टन की चीज़ 25,000 रुपये टन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट जो है 66% जो है बिजली की कीमत गिरनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी बिजली की कीमत नहीं गिरी तो हुकूमत या तो टैक्स हमसे ज़्यादा ले रही है पहले के मुकाबले में बिजली में, या
तो ये जो बिजली बनाने वाले इदारे हैं उनको बहुत उनकी जो है खुलेआम जिसे कहते हैं ना कि उनको मराहत मिल रही है या करप्शन हो रही है, या ये मजीद करप्शन हो गई और इनएफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि उसके अलावा ये बिजली की कीमतें जो है नीचे आनी चाहिए थी उससे भी मज़ीद। तीसरी चीज़ ये कि आप मुझे ये बता दें कि ये जो किया वो जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दें कि जी सर्कुलर डेट जो गर्दशी कर्जे हैं वो आया कम हुए। फिर मुझे ये बता दें कि जो उन गर्दशी कर्जे के बाद जो PSO और ये जैसे इदारे हैं उनकी पेमेंटें हो गई। फिर तीसरी चीज़ मुझे ये बता दें कि ये जो बिजली का ओवरऑल निज़ाम की बात कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, इन्होंने नीचे एक चीज़ लाए थे LNG। आज LNG की कीमत भी जो है ना डबल हो गई है, क्योंकि $33 को बेंचमार्क किया होता, आज $50 हो गया। किसी ने कोई सवाल किया कि अब LNG की कीमत कहाँ जाएगी और LNG से, बल्कि उल्टा ये सवालात जन्म लेने से पहले उनको मार दिया गया ये अथॉरिटीज़ ख़त्म करके। पहले हम सुन लेते थे CNG एसोसिएशन वालों के बहाने कि जी इतनी गैस महंगी कर दी, हमें कीमत बढ़ाने दें। उनको भी एक इंडिपेंडेंट इदारा कर दिया कि वो खुद ही अपनी कीमतों को बढ़ाएं, ठीक है ना, और रेगुलेटर भी ख़त्म कर दिए। तो मैं तो ये एक बहुत बड़ा रिवर्स देख रहा हूँ, बजाय ये कि हम आगे मार्च करने के हम पीछे की तरफ मार्च करें। और जितना कुछ भी दिखाया जा रहा है कि ये एक विंडो रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड विंडो ड्रेसिंग है और आवाम को, लेकिन आवाम जिसकी जेब से पैसे निकलते हैं उसको तो पता है, आप उसको जो है ना जैसे कहते हैं मामू बना सकते। और ये जो तो सड़क पे चलने वाला है उसको पता है मुझ पे कितना बर्डन, उसकी जब जेब से पैसे खर्च होते हैं उसको पता लग जाता है ना कि आया पहले मेरे कितने खर्च हो रहे थे, अब कितने खर्च हो रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी बिजली की कीमत आपने कम की है तो फिर तेल की कीमत भी आपने, इसका मतलब बैन-अल-अक़वामी मार्केट में कम करवाई होगी। तो ये हकाइक हैं जो आपको जो है सच्चे तरीके से बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुज़म्मिल साहब अब इन दी एंड मुझे ये बताएं कि एक तो आपने कहा कि ये पैकेज देने से मसाइल हल नहीं होंगे, दूसरा ये कि जो गलत इन्फॉर्मेशन जो मियाँ साहब के थ्रू मुख्तलिफ जो इदारे, कोई मिनिस्ट्रीज़, कोई मिनिस्टर जो है वो अगर पास ऑन कर रहा है तो वो भी अपनी तईं जो है वो गलत काम हो रहा है। तीसरा आपने ये फरमाया कि इससे हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ने वाली और ताकतवर तबके को अगर आप रिलीफ दे रहे हैं तो दूसरे का हक भी आप मार रहे हैं। तो हुकूमत जो है अक्सर वो तो ये कहती है कि देखें मार्केट बढ़ गई है, बैनुल-अक़वामी जरीदे तो हमारे लिए पॉजिटिव खबरें दे रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB सारे पॉजिटिव जेस्चर्स शो कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है वो गिमिक्स चल रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो जरीदे जो इनकी बातें लिख रहे हैं वो एक नंबर्स पे लिखते हैं। अब जैसे जिन्होंने लिखा कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बेहतरीन स्टॉक मार्केट है, उन्होंने देखा स्टॉक मार्केट 50,000 इंडेक्स हो रहा है तो इस साल जो है 46% बढ़ी है और दुनिया में इससे ऊपर 46% ज़्यादा, ब्राज़ील जैसे 60% बढ़ी तो दुनिया की पहली मार्केट ब्राज़ील हो गई। दूसरी तरफ जो है इंडिया की एक मिसाल ले लेते हैं हम, छोटी सी एग्जांपल है और आपको बात भी समझ आ जाएगी। इंडिया की GDP ग्रोथ है 7.5%, हमारी 4.7% है, लेकिन इंडिया की मार्केट जो है हमसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से परफॉर्म किया उसने। अब मुझे एक बात बताएं, जिसकी GDP आपसे ज़्यादा हो वो ज़्यादा बेहतर इकॉनमी ने परफॉर्म किया या जिसकी स्टॉक मार्केट ज़्यादा बढ़ी, तो इसका मतलब ये कि देयर इज अ एलिमेंट ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है ना। अब वो जो जरीदे हैं, हाँ नहीं बेस ना भी 7.5%, उस बेस के बावजूद GDP बढ़ी है ना जी। तो आप मुझे ये बताएं कि अब वो जरीदा जिसने लिखा कि दुनिया की 5वीं बेहतरीन मार्केट, उसने तो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने बढ़ा वो लिख दिया, लेकिन जो बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है पीछे वो तो नहीं बताया किसी ने, ठीक है। एक चीज़ होती है कि आप एक चीज़ अच्छी हुई है वो लिख दी और वो दिखा दी, और हमारी हुकूमत भी कोशिश ये करती है कि जो चीज़ अच्छी होगी उसको दिखा दो, बाकी जैसे अब एक्सपोर्ट्स हैं क्यों नहीं इसकी बात करते। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट CPEC का रोज़ जिक्र होता है, लेकिन मुझे FDI का नंबर दिखा दें। मैं तो अभी तक इंतज़ार में हूँ कि वो मुशर्रफ के दौर के 5 अरब गिर रही है, अभी भी बहुत बुरे तरीके से गिर रही है, ठीक है ना। तो वो कहाँ है, ठीक है ना। टैक्स का पिछले साल इतना ढोल बजाया जी, पहली दफ़ा रिवाइज टारगेट क्या नहीं किया हमने और पूरा हमने जो है वसूल किया। अभी 200 अरब रुपये 6 महीने में उड़ गए, कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा, आजकल बातचीत ही नहीं हो रही उसके बारे में। एग्रीकल्चर है सर, किसान का पट्टा बैठ गया, ठीक है ना, उसके जिक्र ही नहीं हो रहा। तो आप बताइए, ये सारी बातें भी है। तो हमारा जैसे कहते हैं ना कि एक मीडिया भी जैसे कहते हैं ना मुतवाज़न नहीं है, ठीक है, ठीक। और उसकी शायद एक वजह यह है कि मीडिया में सियासी एनालिस्ट की ज़्यादा भर्तियाँ हैं और उनके पास भी एक जैसे कहते हैं ना फुकदान है
जिसे कहते हैं ना कि जो मईशत को समझते हो और जो उनको फीड कर सकते हैं। बैलेंस ओपिनियन देनी चाहिए। बैलेंस ओपिनियन देनी चाहिए, जो सच्ची बात है वो करनी और सर, balance चाहिए। और अगर इन्होंने अच्छा जो किया उसकी तारीफ भी करें। करें जैसे सी पैक है, अच्छा प्रोजेक्ट है, चलना चाहिए। पैक हो रहा है लेकिन उसके अंदर भी सर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो भी बैलेंस नहीं है। केपीके और बलोचिस्तान को कम प्रोजेक्ट्स दिए, सिंध और पंजाब को ज्यादा दिए। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंध और पंजाब को दिए, केपीके और बलोचिस्तान को उस तरह नहीं दिए। तो जो हम नॉलेज इकोनॉमी की जो हम बात करते थे, वो हमें नॉलेज हाईवे नजर, कोई जैसे कहते हैं ना अपने तौर पे तीर नहीं मारा। मैं हमेशा से, आपको भी याद होगा, मेरा ये हमेशा से एक व्यू है कि पाकिस्तान की मईशत अंदरून से ज़्यादा बैरून चेंजेस से चलती है, और जितने भी बैरून की चेंजेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से हम किसी न किसी शक्ल में बेनिफिशरी हो जाते हैं, और वो हमारा वक्त गुजर जाता है। तो वो जो है सिर्फ हम एक तरीके से मईशत में वक्त गुजारें। अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो कोई हम आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं खड़े में टांगे चल रही हैं लेकिन खड़े हुए वहीं हैं। ठीक है मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज़िये का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, मुज़म्मिल असलम पाकिस्तान के माहिर माशियात, और उनका तज़िया ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आगे जाने के बजाय पीछे जा रही है, और बहरहाल जो पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं वो अंदरूनी हैं और उस पर ज़्यादा हमें फोकस नज़र नहीं आ रहा, और ये इस तरह के जो पैकेज हैं वो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकते। ज़राअत, इसके अलावा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, तारीख को और अपने इस्लाफ की कुर्बानियों को फरामोश कर देती है, तो तारीख के पन्नों में भी उनका जिक्र मद्धम हो जाता है। ऐ कायद आज़म, हम तुमसे शर्मिंदा हैं। वज़ीर मेंशन की जो हकीकत है उसको कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन अहम बात ये कि जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं, अपनी असलाफ की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों को भूल जाती हैं, तारीख भी उनको फरामोश कर देती है। पिछले दिनों कराची में बारिशें हुई, यहाँ पर पानी हमें घिरा हुआ नज़र आया, और ये मनाज़िर जब टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देखते हैं तो एज़ पाकिस्तानी आपको अफसोस होता है कि हम अपने असलाफ के साथ क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उस शख्सियत के साथ जिनकी जाए पैदाइश यहाँ पर हुई, और जिसको सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही नहीं, रियासत पाकिस्तान इसको महफूज बनाना उसकी मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी है। यहाँ पाकिस्तान रेंजर्स जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी भी देते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसला ये है कि ये खारा दर का जो मकाम है, ये जो लियारी है, यहाँ पर सियासी जमातें आकर बड़ी सियासत भी करती रहती हैं, लेकिन कायद आज़म की जाए पैदाइश के हवाले से किसी भी सियासी जमात ने बात नहीं की कि इस इलाके को महफूज बनाने के लिए, इस इलाके को जो तारीख़ी हैसियत है उसको वाकई एहतराम का दर्जा देने के लिए कोई अच्छा तगड़ा प्लान बनाया जाए। यहाँ बारिशों में यहाँ पर पानी भर जाता है, कोई हमारे पास मुकम्मल और तगड़ा प्लान नहीं है कि कैसे हमने इसको सिक्योर करना है। यहाँ के लोग भी मुतासिर होते हैं, यहाँ पर कचरा भी है, यहाँ पर पानी भी है। तो हम आज के इस प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे, यहाँ के मकामी लोगों के साथ भी बात करेंगे, यहाँ के चेयरमैन UC 24 के साथ भी बात करेंगे कि वो अपना क्या नुक्ता नज़र इस हवाले से हमारे सामने पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आप? मलिक रशीद। यहाँ आप कब से रहते हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। तो मुझे बताएं, यहाँ कायद आज़म साहब की जो जाए पैदाइश है, इसको महफूज बनाने के लिए, इसको वाकई नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा देने के लिए रियासत पाकिस्तान ने कोई काम किया है या सिर्फ लफ्जी अभी तक बातें हुई? हर आदमी कहने को तो यही कह जाता है, कोई करके दिखाए तो सबके सामने आएगा ना। हाँ, जैसे आप फरमा रहे कैद आज़म जाए पैदाइश है, ये जगह तो खूबसूरत से खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ, दुनिया खुद कैद आज़म साहबा की नवासी साहबा तशरीफ ला रही थी, उस वक्त पता नहीं क्या हाल था, वो इंडिया वापस चली गई। यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ की इंतजामिया ऐसी है, कोई तवज्जो दे तो ये खूबसूरत लगे। आपको कितना अफसोस हुआ जब यहाँ पर पानी भरा हुआ? सारे यहाँ आके शर्मिंदा होते हैं, तो आप अफसोस की बात करें, सारे शर्मिंदा होते हैं। ठीक है, मैं ये जानता हूँ पाकिस्तानी आप शर्मिंदा है। हाँ बिल्कुल, ये बात है कि ये बात सही है, कुदरती है, बरसात होगी तो इंतजामिया होनी चाहिए, काम होना चाहिए ठंडे से। ये नहीं है कि हर आदमी को झाड़ू पकड़ा दे, चेयरमैन साहब है तो उनको झाड़ू दे दो। आज तक कोई तगड़ा प्लान बना है
इस इलाके को सिक्योर करने के लिए, खास तौर पर वजीर मेंशन को सिक्योर करने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं बना है। देखिए, कोई बना नहीं। कोई नहीं बना है। आप सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि इस इलाके में 24 बड़ी मार्केटें हैं, करोड़ों रुपए की इन लोगों की दुकानें हैं। कभी इन्होंने एक पैसा नहीं निकाला, क्योंकि कारोबार सुबह करते हैं। ये लोग यहाँ रहते भी नहीं है। 80% ये इलाके वाले जो है ना यहाँ पर रहते नहीं है। हमारा पानी इस्तेमाल करते हैं, हमारा सेवरेज इस्तेमाल करते हैं। 40% ये लोग कुंडा लगा के बैठे हुए हैं दुकानदार, लेकिन कभी भी 1 रुपया नहीं निकाले इस इलाके को बनाने के लिए। हालांकि मैक्लो रोड मैक्लो रोड जो है, इन्होंने जो करोड़ रुपए निकाला, आज वहाँ बारिश तो आप ये कह रहे हैं कि वो कारोबारी तबका जो यहाँ से पैसा बनाता है उसका राइट है, लेकिन इस जगह को भी सिक्योर करना उसका राइट भी राइट है, और रिहाइश वालों का भी राइट है, और गवर्नमेंट का भी राइट है। गवर्नमेंट का तो खास करके राइट है। यहाँ का सिंध हुकूमत जो है, उन लोगों का तो बहुत बड़ी है, इनकी जिम्मेदारी है कि इनको ये बाकायदा सिक्योरिट करे। और मैं आपको बताऊं कि मैं इस इलाके के अंदर जो पानी पड़ता है ना, वो हमारा जो सीवरेज डिपार्टमेंट का जो सिराज है, मूसा लेन का नाला, जिसको पिक्चर नाला कहा जाता है, उसके यहाँ जो है ना 2-2.5 घंटे जो लोड शेडिंग होती है, उसको वहाँ पर CNG मिलता है, वो खा जाता है। जब वो खा जाता है तो पानी यहाँ पर 3 घंटे पानी बाहर उस बात है। तो सर मुझे ये बताएं कि अभी तो यहाँ से पानी जो है हमें साफ हो चुका हुआ है और वो हमें नजर भी आ रहा है, वो भी मीडिया के मरहून मिन्नत के मीडिया पर खबरें चली और यहाँ पर वाटर बोर्ड ने काम किया। आप समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान ने इसको वो तवज्जो दी है या सिंध हुकूमत ने इसे वो तवज्जो दी है जो इसे देनी चाहिए? नहीं, वो तवज्जो दिया ही नहीं है इन्होंने, इनको जो पार नहीं जा सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। जी सर, आप क्या कहेंगे? आप एस पाकिस्तानी कितने शर्मिंदा हैं कायद से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नून लीग की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मगर मैंने आज तक ये तवज्जो कभी नहीं की कि वजीर मेंशन को तवज्जो दी जाए। यहाँ पे इंसान कोई विजिट नहीं करता यहाँ पे, तवज्जो तो दूर की बात है। ये बारिश होना अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए, मगर उसका इंतजाम निकालने का पानी का ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि यहाँ एक अमला रहना चाहिए। अगर कहीं बारिश हुई या कहीं पानी रुकता है तो उसको फौरन निकाले। सर, जब लियारी के ओवरऑल इलाके में, इस खारा दर में मुकम्मल तौर पर पानी की फराहमी नहीं होगी, यहाँ से कचरा नहीं उठेगा, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर भी तो आएगा ना? यहाँ भी आएगा। मैं तो ये कहूँगा मुराद साहब से, जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वज़ीर आला, थोड़ी इस पर सोच दीजिए। जी सर, आप क्या कहते हैं? जी सर, यहाँ काफ़ी कचरा रहता है, गंदगी होती है, वो उठाने वाला। यहाँ गवर्नमेंट बनी है, अभी सिटी गवर्नमेंट है, फिर सूबाई गवर्नमेंट थी, को भी अब सिटी भी गवर्नमेंट है, उसके बाद कोई नुमाइंदा यहाँ आता ही नहीं ना, कोई नहीं आता, तवज्जो नहीं देते बस। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई काम नहीं हो रहा है, समझो कोई काम नहीं, कोई ऐसा। जब से मीडिया आई हुई है तो उसके बाद जो है ना थोड़ा हिसाब किताब बराबर हुआ है, और मीडिया से पहले इधर कोई तो वजीर मेंशन को महफूज करने की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना, सूबाई और वफाकी हुकूमत। वो तो लाजमी है भाई, वो तो उनका हक है, समझो हम लोगों के ऊपर जैसा फर्ज है सर, फर्ज है उनका, एज पाकिस्तानी फर्ज करते हैं तो उनका भी हम लोग के साथ फर्ज है। जी, आप क्या कहते हैं एज नौजवान? कायदे आज़म ने आपको ये मुल्क दिया, ये खित्ता दिया रहने को, ये फिजाएं दी सांस लेने को, और जहाँ पर वो पैदा होते हैं उसको हम महफूज नहीं बना सकते, और वहाँ पर पानी फैल जाता है, उसके अंदर पानी चला जाता है। तो आप क्या फील कर रहे हैं? यहाँ से हम तो 8-10 साल तो ये देख रहे हैं, हर साल ये पानी भरा हुआ ही होता है। यहाँ ये जगह बिल्कुल शीशे की तरह होने चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं आज तक किसी ने भी नहीं दी है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जो कराची में जो भी जो है ना हुकूमत आती है, बस सब कुछ जो है ना अपने मदद आपके लिए जो है ना कुछ भी नहीं करते। ये भी अच्छा है कि मीडिया वालों ने हम लोग के साथ इतना ताउन किया, अल्लाह इनको खुश रखे। सर, आप कैसे देखते हैं कि वो अबाओ अजदाद जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, बानिए पाकिस्तान जिनकी वजह से ये मुल्क बना, ये खिता आपको, हमें और बहुत सारे लोगों को मिला, उनकी जाए पैदाइश को हम महफूज नहीं बना सके, तो एज़ पाकिस्तानी आप समझते हैं कि हमारे लिए शर्म का मकाम है, अफसोस का मकाम है? आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल शर्म का मकाम है, अफसोस का मकाम है। ये कायदे आज़म की पैदाइश का घर है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये वोटों के लिए तो आते हैं, सिर्फ वोट के लिए, वैसे नज़र ही नहीं आते हैं, और ये पूरा गटर और पानी वगैरह सारा ये जगह जगह ये जमा हो जाता है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई आने वाला है, ना कुछ। सर, आप समझते हैं इस इलाके को, क्योंकि ये मंसूब है खारा दर कायदे आज़म साहब के साथ, तो इसको मॉडल शहर बनाना चाहिए, मॉडल इलाका बनाना चाहिए? इसको तो A1 बनाना चाहिए, मॉडर्न बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए।
ये सब आके हमको आवाज़ उठानी। इसकी इस इलाके को मॉडल इलाका ना बनाना, आप समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की नाकामी है और उनकी बेहसी? बिल्कुल नहली है ये। तमाम सियासी जमातें जो सिंध के अंदर, कराची के अंदर सियासत करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहली है ये। सिर्फ वोटों के चक्कर में आते हैं, बाकी इनको कोई ख्याल नहीं आवाम का या गरीब आदमी का, किसी का कोई ख्याल नहीं, अपने बानी पाकिस्तान का भी ख्याल नहीं। किसी का ख्याल नहीं है। देखा जाए ना तो यहाँ पर निज़ाम ख़राब है, गटर के हवाले से, पानी के हवाले से। तो निज़ाम किसने ख़राब किया है? यह कुछ अवाम है, कुछ हुक्मरान है। अवाम भी जिम्मेदार? अवाम भी जिम्मेदार है, हुक्मरान भी जिम्मेदार है, मतलब किसी को एहसास नहीं है। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हमने बात की जो मकामी थे, उन्होंने भी अपने जज्बात और फीलिंग्स का हमारे साथ अपने जज्बात और फीलिंग्स जो हैं वो शेयर की। पानी यहाँ से निकल चुका है, विच इज़ पॉजिटिव थिंग। बहरहाल इसके लिए एक मुकम्मल और अच्छा तगड़ा प्लान होना चाहिए, ना सिर्फ वज़ीर मेंशन के अतराफ़ बल्कि इस पूरे खारा दर को, क्योंकि खारा दर कायद आज़म साहब के साथ नथी है, जुड़ा हुआ है, जो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए उसको फरामोश नहीं करना चाहिए। इसको मॉडल इलाका बनाएं, यहाँ पर बेहतरीन सीवरेज का निज़ाम हो, यहाँ पर अच्छी सड़कें हों, यहाँ पर लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो शानदार हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हो, और फिर हम बता सकें कि जी हमने वज़ीर मेंशन को भी सिक्योर किया है, महफूज बनाया है और पूरे खारा दर को पाकिस्तान का बेहतरीन इलाका बनाया है। इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर है, सूबाई हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत जो कि नवाज लीग की हुकूमत है, और वो तमाम सियासी जमातें जो यहाँ पर आती हैं, जलसे करती हैं, यहाँ से इन मकामी लोगों से वोट लेती हैं, उनके लिए भी आज शर्मिंदगी का मकाम मेरे ख्याल से होना चाहिए। और एज पाकिस्तानी मैं कम अज़ कम काफ़ी शर्मिंदा हूँ।